अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके की एक अगली एपिसोड तबसरा विद टॉप न्यूज़ के साथ हाजिर हैं। और इस हफ्ते में भी अहम ख़बरें हैं जिसके बारे में तबसरा इस एपिसोड में इस वीडियो में करना चाहूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान में इमरान ख़ान के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल इस टाइम क्या है। अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक इशाया दिया जिसमें उन्होंने तमाम मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट MNAs जो हैं उनको मदऊ किया था। इसमें उनके पास जो तकरीबन तादाद है 170 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, इसलिए कि पार्लियामेंट में उनके नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है उसको हराने के लिए उनको 172 का नंबर चाहिए। लेकिन आज उनके इशाये में तकरीबन 140 से करीब MNAs शामिल हुए। तो ये एक बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है, परेशान कुन सूरत हाल इमरान ख़ान के लिए है कि उनके लिए कल यानी इतवार वाले दिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसमें नज़र यही आ रहा है कि वो अगर कोई और बीच में मसला ना पैदा हो गया तो फिर वो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है हार जाएंगे। इस हवाले से जो मीडिया अतलात हैं उसके मुताबिक जो उनके वज़ीर हैं, कुछ वज़रा ने तो अपनी अलविदाई मुलाकातें अपने दफ्तरों में अपने स्टाफ के साथ कर ली हैं, जिसमें जो NSC के जो नेशनल सिक्योरिटी के चेयरमैन हैं जिनका नाम मोईद है वो भी शामिल हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी ने भी अपनी आखिरी मुलाकातें कर ली हैं। शेर रशीद ने भी इवन पब्लिकली भी कह दिया है कि वो अगले कुछ दिनों के बाद वज़ीर नहीं रहेंगे और हो सकता है कि वो अपना कोई टॉक शो का प्रोग्राम TV चैनल पर शुरू कर लें। और इमरान ख़ान का जो लेटेस्ट इंटरव्यू जो है जो उन्होंने अरशद शरीफ चौधरी के साथ एयरवाइड न्यूज़ के लिए किया था, उसमें भी अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो उसमें उन्होंने ऐसा लग रहा है कि वो इस चीज़ को अब मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि वो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में हार जाएंगे। और लेकिन अभी तक बात यह है कि इमरान ख़ान इसको काफ़ी सरप्राइज़ रख रहे हैं और नहीं डिस्क्लोज़ कर रहे हैं कि उनकी पॉलिसी क्या होगी। इस हवाले से वो काफ़ी जो मीडिया जो है वो मिक्स उसके ख़यालात हैं कि इमरान ख़ान की अगली क्या खेलना चाहेंगे, उनकी चाल क्या होगी बेसिकली। लेकिन जो बहुत बड़ा सवाल अभी भी यही है, जो इमरान ख़ान की जो इंटरव्यू भी देख लें, लेटेस्ट इंटरव्यूज़ भी देख लें, तो उसमें वो आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इस बात को कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि जितनी भी अभी तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है इस टाइम पर, ये आर्मी की आशीर्वाद के बगैर नहीं चल सकती है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज इतनी मैच्योर और इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपने फ़ैसले खुद कर सकें। गो कि इसमें इंटरनेशनल लॉबीज़ ज़रूर इन्वॉल्व होंगी, लेकिन आर्मी का ना इन्वॉल्व होना और आर्मी का या न्यूट्रल होना ये बिल्कुल भी मानने के काबिल बात ही नहीं है। इसमें जितने भी अब तक गेम चल रही है इसमें आर्मी की मोस्ट लाइकली 100% जो है इनकी इन्वॉल्वमेंट है। गो के तहरीके इंसाफ बड़े मोहतात तरीके से आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रही है और मेरा उस पर तबसरा ये है कि वो इसलिए नहीं बोल रही है ताकि वो चाहती है कि आगे भी PTI ने तहरीके इंसाफ ने पॉलिटिक्स करनी है और वो नवाज शरीफ की तरह एक पार्टी नहीं बनना चाहते जिस पे वो अगर आर्मी के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो उनको कुछ अचीव नहीं होगा। आप मरीम सफदर जो है नवाज़ हैं, उनकी अगर स्टेटमेंट पिछली देख लें तो उसमें उन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ बहुत आर्मी के ख़िलाफ़ बात की, नवाज शरीफ ने खुद भी की। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों की अगर आप उनकी वीडियोस उठा के देख लें तो उन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं बोला। तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये अंदाज़ा है कि वो आर्मी के ख़िलाफ़ बोल के अपनी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं और यही इमरान ख़ान अभी इस टाइम कर रहे हैं कि वो आर्मी, उनको पता है कि इसमें आर्मी इन्वॉल्व है, लेकिन वो आर्मी के ख़िलाफ़ बयानात नहीं दे रहे हैं और वो अपने जो भी उनकी वजूहात हैं उनको बड़े अपने ज़ाती हद तक रख रहे हैं और उसको पब्लिकली डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। और वो सारा इल्ज़ाम अमरीका पे या बैरूनी ताकतों पर दे रहे हैं इसलिए कि उनको पता है कि उस पर उनका वोट बैंक भी कायम रहेगा और उनकी पॉलिटिक्स भी कायम रहेगी। अगर वो आर्मी के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देंगे तो उसका वोट बैंक भी मुतासिर हो सकता है और उनकी आगे आने वाली पॉलिटिक्स भी मुतासिर हो सकती है। और अगर वो आर्मी के ख़िलाफ़ बोलते रहेंगे तो उनको कभी भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो इमरान ख़ान जो हैं वो सेफ साइड खेल रहे हैं। उनको पता है कि अभी आर्मी उनके साथ नहीं है, लेकिन आगे आने वाले इलेक्शन में अगर वो बहुत ज़्यादा
मार्जिन के साथ जीतते हैं, क्लीन स्वीप कर जाते हैं, लोगों से अपनी सिंपैथी वोट ले लेते हैं, बैरूनी ताकतों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला वोट ले लेते हैं, तो हो सकता है कि फिर उस टाइम पे आर्मी भी ये मजबूर हो जाए कि वो इमरान खान की बात सुनना शुरू कर दे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं लग रहा। और कल जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कल कैसे होती है, क्या होता है, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी तक की यही सूरत-ए-हाल इस्लामाबाद पाकिस्तान से। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान में ट्रैवलिंग के हवाले से। तो पाकिस्तान में ट्रैवलिंग के हवाले से NCOC का जो एक डिपार्टमेंट बना था, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आर्मी और फेडरल मिनिस्टर्स के लोग थे, जिसमें असद उमर जो हैं वफाकी सीनियर वजीर हैं, वो उसको चेयर कर रहे थे विद आर्मी, लेकिन उसको अब डिज़ोल्व कर दिया है, उस NCOC को ख़त्म कर दिया गया है। अब कहा यह जा रहा है कि अब केसेस कम हो गए हैं, लेकिन अचानक एकदम NCOC को ख़त्म कर देना ये भी इंडिकेशन ये दे रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ ताल्लुकात इस टाइम शदीद कशीदा हैं, और वो इस टाइम पे वन पेज पे नहीं है। बल्कि एक सहाफ़ी ने तो ये भी लिखा था कि ये वन पेज क्या, ये वन बुक पे भी नहीं है, इतने हालात कशीदा हैं। लेकिन आर्मी भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो खुल के सामने बात कर सके, और इमरान खान अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो आर्मी के ख़िलाफ़ खुल के बात बयान कर सके, इसलिए अभी इसको मोहतात तरीके से रखा जा रहा है। लेकिन जो NCOC जिसने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करनी होती है, अब वो जारी नहीं कर रही है, उसकी जगह अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का नाम भी दिया गया है, NIH, वो अब इसको अंदर देखेगी कोविड के केसेस के हवाले से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की ट्रैवल एडवाइजरी अब है क्या। तो पाकिस्तान की ट्रैवल एडवाइजरी वही है जो लास्ट स्टेटमेंट इन इशू की हुई है। उसके बाद अभी तक कोई भी नई स्टेटमेंट, अभी तक जिस वक्त तक मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी तक कोई नई स्टेटमेंट इशू नहीं की है। इसका मतलब ये है कि आप अनवैक्सीनेटेड हैं, वैक्सीनेटेड हैं, आप पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर आप 12 से 18 साल हैं और अनवैक्सीनेटेड हैं तो फिर आपको PCR टेस्ट करवाना होगा। ये है अभी तक की अपडेट। अगर इसके हवाले से आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कमेंट में आपको उसका जवाब दे सकूँ। अब हम बात करते हैं बरतानिया की अहम तरीन ख़बरें जो पिछले एक हफ़्ते में हमने देखी और सुनी और पढ़ी हैं। उसमें सबसे बड़ी ख़बर ये जो कोविड का लेटरल फ्लो टेस्ट है, जिसका मैंने मुख्तसरन पिछले हफ़्ते की वीडियो में भी जिक्र किया था। लेटरल फ्लो टेस्ट किट्स जो हैं अब वो फ्री नहीं रही हैं, जिस तरह बाकी बहुत सारे मुल्कों में फ्री नहीं है। मिसाल के तौर पर जर्मनी, वहाँ पर RD लीडर से भी टेस्ट किट मिल जाती है। अमेरिका, कनाडा में भी ये टेस्ट किट जो है वो आपको ख़रीदनी पड़ती है। तो इसी तरह जो है अब हुकूमत बरतानिया ने भी अपनी लेटरल फ्लो टेस्ट किट्स जो हैं उनको अब फ्री देना बंद कर दिया गया है। अब आप जो है इसको सुपर ड्रग से या बूट से 2 पाउंड तक की ये प्राइस है, इस पर आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अब NHS ने बता दिया है कि कुछ लोगों के लिए अभी भी फ्री है। मिसाल के तौर पर अगर आप केयर वर्कर हैं, NHS वर्कर हैं, या अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है जिसको आपको NHS ने डिक्लेयर किया हुआ है, तो फिर उन ख़ास एलिजिबिलिटी में आप जो है ये ले सकते हैं फ्री में। लेकिन आपको उसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा कि आप उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं ताकि ये आपको फ्री मिल सके। अगर उसके अलावा ये फ्री नहीं है। अब आपको कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट, कोविड अगर आपको हो जाता है तो कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट UK में नहीं है, तो इसलिए अब इस टेस्ट की भी ज़रूरत अब नहीं रही है लीगली। बरतानिया में महंगाई बढ़ती जा रही है और कहा जा रहा है कि अब अक्टूबर में एक और महंगाई का नया जो है वो दौर आने वाला है, और उसकी वजह बताई गई है कि अभी कुछ कंपनीज़ पे गैस और इलेक्ट्रिक पे जो कैप लगाया गया, यानी कि उनको ढक्कन लगाया गया, यानी उसका मतलब आसान ज़बान में ये है कि उन पर एक लिमिट लगाई गई है जो कि अक्टूबर तक रहेगी। यानी कि अक्टूबर के बाद वो कैप ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि तकरीबन गैस और बिजली की कीमतों में मज़ीद 50% महंगा हो जाएगा। और इसके महंगे होने की वजह सिर्फ यूक्रेन रशिया वॉर नहीं है, उसकी वजह गैस की जो डिमांड है उस पूरी दुनिया में, बिलखसूस यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसकी वजह से शॉर्टेज हुई भी है, जिसकी वजह से जो गैस की कंपनियाँ हैं वो भी ज़्यादा पैसे लेकर जो है वो लोगों को दे रही हैं। उनके पास भी प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, इसकी वजह से उनको अपनी गैस की कीमतें भी बढ़ानी पड़ रही हैं। अब हम आखिर में बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान में अब काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, और उसके बाद से UK की गवर्नमेंट ने 284 मिलियन पाउंड जो है एड देने का ऐलान किया है, जो कि NGOs के थ्रू जो है अफगानिस्तान में दी जाएगी। अब आपको मैं ये बता दूं कि अफगानिस्तान में तालिबान ने स्कूल बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड है, उन्होंने अफगानिस्तान को डायरेक्ट इमदाद देना बिल्कुल बंद कर दिए। पहले भी जो मिल रही थी वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जा रही थी, और अब जो है उस पर मज़ीद पाबंदियाँ लग रही हैं। इस पर तालिबान का कहना ये है कि वो स्कूल यूनिफॉर्म के हवाले से अभी डिस्कशन कर रहे हैं। जब वो फाइनल हो जाएगा तो वो तालिबान ये स्कूल दोबारा खोल देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तालिबान ने तमाम स्कूल लड़कियों के लिए बंद कर दिए हैं। नाज़रीन, ये थी इस वक्त तक की वीडियो। आपको और आपके सब घर वालों को रमज़ान मुबारक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब से UK, अस्सलाम वालेकुम।